हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जी के गुरुजी में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। ये जो चैप्टर है ये एक डायरी में से लिया गया है और स्टैंडर्ड 10th की फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर है, जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है एना फ्रैंक, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है उनके बारे में बात करेंगे और उसकी ये डायरी है उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। ये जो एना फ्रैंक ने जो ये डायरी लिखी है ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रीड की हुई डायरी है, मतलब सबसे ज़्यादा चर्चित बुक है ये। तो हम एना फ्रैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एना फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945 was German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। ये जो उसने कहानी तब लिखी थी, ये डायरी जब लिखी थी जब वो एम्स्टर्डम में हिडन, मतलब ये लोग छुपे हुए थे। ये जो जर्मनी में इसका जन्म हुआ था एना फ्रैंक का, ये जर्मन की थी और इनकी जो क्लेन थी वो ज्यूइश जाति के ये लोग थे। वो अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम में छुपे थे जब जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब जर्मन के अंदर नाजी लोगों ने कब्जा कर लिया था तो ये लोग जाके एम्स्टर्डम में छुप गए थे। द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। जब नाजी लोगों का नेदरलैंड में भी कब्जा हो गया तो जो ज्यूइश जाति के जो लोग हैं उन पर अत्याचार बढ़ने लगे। The family went into hiding in July 1942 in hidden room to her in her father Otto Frank's office building। जो ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ पे ये लोग छुप गए थे जुलाई 1942 में। आफ्टर 2 years in hiding the group was betrayed। जब 2 साल छुपे रहने के बाद इनका पता चला और इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कॉन्सेंट्रेटेड कैंप में। कॉन्सेंट्रेटेड कैंप मतलब जहाँ पे सब शिविर होती है, शिविर लगाई होती है, टेंट लगाए होते हैं वहाँ पे। वेयर एना डाइड, जहाँ पे एना की मृत्यु हो जाती है। ऑफ टाइफस इन वर्गन वेल्सन विदर विथ इन डेज ऑफ हर सिस्टर, लेकिन उसके पहले जो उसकी सिस्टर होती है मार्गोट फ्रैंक, उसकी मृत्यु हो जाती है। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उनके परिवार में सिर्फ उसके पापा जो ऑटो हैं वो सिर्फ बचते हैं। वो रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जब भी वॉर, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाता है तो उसके पापा वापस एम्स्टर्डम में आते हैं। टू फाइंड दैट हर डायरी हैज़ बीन सेव्ड, और वो एक डायरी ढूंढते हैं। कन्विंस दैट इट वॉज द यूनिक रिकॉर्ड, और वो ये सोचते कि बहुत जोरदार रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट्स पब्लिश्ड इन द इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और उसके पापा दोबारा एम्स्टर्डम में आते हैं तो उन्हें एक डायरी मिलती है जो कि एना फ्रैंक ने लिखी थी। अब एना फ्रैंक नहीं रही, उसकी मृत्यु हो चुकी है, पर उसकी डायरी अभी भी उसके पापा को मिल गई है। फिर उसके पापा क्या करते हैं कि वो जो डायरी है उसको पब्लिश करवाते हैं। किस नाम से करवाते हैं? द डायरी ऑफ यंग गर्ल। The diary was given to Anna Frank for her 13th birthday and chronicled the events of her life from 12 June 1942 until its final entry on 1 August 1944। जब वो 13 साल की हुई थी, जब उसका बर्थडे मनाया जा रहा था, तो उसे ये डायरी गिफ्ट में दी गई थी और उसने इस डायरी के अंदर अपनी ज़िंदगी की जो क्रॉनिकल, मतलब सिस्टमेटिकली जो घटना हुई है वो सब लिखी हुई है। इसके अंदर हमें जो मतलब पता चलता है 12 जून से लेकर 1942 से 1 अगस्त 1944 तक का सारा उसके साथ क्या हुआ वो सब लिखा हुआ है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनली डन इनटू मैनी लैंग्वेज एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली रीड बुक। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म, टेलीविजन एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। ये जो इसकी जो बुक है वो बहुत काफ़ी फेमस थी। इस पर कई फिल्म भी बन चुकी है, कई नाटक भी बन चुके हैं, कई फिल्म प्रोडक्शन, कई प्ले भी हो चुके हैं इस डायरी के ऊपर, एंड इवन ओपेरा, इस पर नाटक भी बन चुके हैं। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ द मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। अब ये जो डायरी है ये एक सबूत भी है, ये भी बताती है कि नाजी लोगों ने जब कब्जा किया था तो बेचारे उस टाइम पे वो लोग कैसे जी रहे थे, उसका भी एक एविडेंस है ये। Described as the work of the mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anna Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust मतलब होता है कोई बहुत बुरा, उसका एक शिकार, मतलब जो ये जो सब चल रहा था उसकी सबसे बड़ा कोई विक्टिम शिकार हुआ तो एना फ्रैंक उसके शिकार हुई थी, हॉलोकॉस्ट विक्टिम। अब हम यहाँ पे डायरी स्टोरी शुरू करते हैं। चलो, ये हमने उसका एना फ्रैंक का इंट्रोडक्शन लिया, अब इस डायरी के अंदर स्टार्ट करते हैं। अब एना फ्रैंक क्या सोचती है डायरी लिखने से पहले वो देखते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब वो बोलती है कि डायरी लिखना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था उसके लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर राइटिन
anything before, but also because it seemed to be the late letter, or neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13-year-old school girl. ये बोलती कि डायरी जो लिखना है वो मेरे लिए एक बहुत अनजाना एक्सपीरियंस था और मैं लिखना चाहती थी। मैंने इसके पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी और ना ही मुझे इंटरेस्ट था और ना ही मुझे शौक था। अब वो सोचती है कि किसको इंटरेस्ट आएगा कि 13 साल की बच्ची की डायरी पढ़ने में किसको इंटरेस्ट होगा। ओ वेल, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन मुझे लिखने का शौक है तो मैं लिखूँगी। एंड आई हैव ऑन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। जो मेरे दिल के अंदर मैंने दबा के रखा है उस सबको मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, मतलब डायरी के अंदर नोट करना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब एना फ्रैंक कहती है कि पेशेंस मतलब होता है धीरज। पेपर ज़्यादा पेशेंस है, पेपर्स के अंदर ज़्यादा धीरज है, पेशेंस है देन पीपल। बिकॉज यदि हम किसी से अपनी बात कोई कहते हैं तो इंसान हमारी बात सुनता नहीं है, पर पेपर है वो शांति से हमारी बात सुनता है क्योंकि इंसान के पास टाइम नहीं होता इसीलिए। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोस डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड। जब की बात है जब एना फ्रैंक जो थी वो बहुत थोड़ा डिप्रेस थी और अपने घर पे अकेली बैठी रहती थी और जो उसका हाथ था वो थोड़ी मतलब चिन मतलब होता है ठोड़ी, उस पर उसका हाथ था। तो वो सोच रही थी कि शायद पेपर है वो ज़्यादा पेशेंस है उसके अंदर। चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड, लिस्टलेस एंड वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। तो वो बहुत बोर भी हो रही थी, लिस्टलेस मतलब होता है उदास थी, और वो सोच रही थी कि बाहर जाऊँ कि ना जाऊँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, येस पेपर डज ए मोर पेशेंस। ब्रूडिंग मतलब होता है सोच, जिसके अंदर बहुत गहरी सोच, मतलब किसको इंटरेस्ट होगा कि एक छोटी सी बच्ची की सोच जानने में, मतलब वो क्या सोचती है, किसको इंटरेस्ट आएगा कि ये जान सकेगा। येस पेपर डज ए मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीप ब्लैक नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज डायरी। और मैं चाहती भी नहीं कि कोई मेरी बुक पढ़े, अनलेस आई शुड इवर फाइंड ए रियल फ्रेंड। अभी तक मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था, मतलब ट्रू फ्रेंड नहीं था, अब मुझे मेरा फ्रेंड मिलने वाला है। It probably would not make a bit of difference. Now I am back to the point that promoted me to keep a diary in the first place. I don't have any friend. अब वो बोल रही थी कि कोई मेरा अच्छा फ्रेंड हो, ऐसा अच्छा फ्रेंड था नहीं जिसके साथ मैं अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकूं, पर अब मुझे मेरा फ्रेंड मिलने वाला था। Let's me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब एना फ्रैंक कहती है कि मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची है और वो पूरी दुनिया में अकेली है। अलोन इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट, मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा हैं, 16-year-old सिस्टर है, एक 16 साल की बहन है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल्स आई कैन कॉल फ्रेंड। ऐसे कुछ 30 जन हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम, एक अच्छे आंटी भी है मेरे पास और मेरे पास घर भी है अच्छा। No one on the surface I have seemed to have been everything except my one true friend. इस धरती पे कोई ऐसा नहीं जिसको मैं अपने अंदर के सीक्रेट बता सकूं। All I think about when I am with friend is having good time. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. अब वो बोलती है ना फ्रैंक कि ऐसा कोई फ्रेंड मेरा नहीं है जिसको मैं अपने अंदर के सीक्रेट, मतलब अपने कुछ सीक्रेट बातें बता सकूं, उसके अलावा कि रोज़ की जो ज़िंदगी की बातें हैं ऑर्डिनरी मतलब सामान्य चीज़ों में बताती हूँ, पर जो रियल चीज़ है अंदर की मेरे पास सीक्रेट चीज़ है वो मैं किसी को बताती नहीं हूँ। वी डोंट सीम टू हैव एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और मैं किसी की ज़्यादा घुलती मिलती भी नहीं हूँ, मैं अपनी बातें किसी को बताती नहीं हूँ, शायद वो मेरी प्रॉब्लम हो। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर, शायद मेरी गलती होगी कि मैं लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, दिस इज वाई आई हैव स्टेटेड द डायरी। अब वो बोलती है मैं ऐसी हूँ पर मैं अपने आप को चेंज तो कर नहीं सकती, इसीलिए मैंने लिया डायरी का सहारा, मतलब मैं अब डायरी से स्टार्टिंग करूँगी, डायरी को मेरा फ्रेंड बनाऊँगी। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स इन माई इमेजिनेशन। एनहेंस मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, लॉन्ग अवेटेड मतलब होता है लंबे समय से मैं जिसका इंतजार कर रही थी। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं अपनी डायरी के अंदर कोई भी चीज़ मतलब शॉर्ट में लिखना नहीं चाहती थी, जिस तरह लोग करते हैं
लोग कहते उसे डायरी है, पर अपने जो शॉर्ट में जो अच्छी अच्छी बातें होती वही लिखते हैं, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ लिखना चाहती थी इसके अंदर। Unfortunately, they are liable to change. This is why I have started the diary, to enhance the image of these long-awaited friends in my imagination. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. अब ये जो मेरी फ्रेंड थी, अब मैंने इसको नया नाम दे दिया किटी। यहाँ पे जो डायरी है उसको एना फ्रैंक ने क्या बोला? किटी। किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. शायद किसी को समझ भी नहीं आता किटी की स्टोरी यदि मैं आज से लिखना चालू कर देती हूँ। यदि सपोज एना फ्रैंक ये कहना चाहती है कि ना वो पूरी स्टोरी है ना फिर से मतलब शॉर्ट में बताएगी और उसके बाद आज की स्टोरी पे आएगी। आई डिड बेटर प्रोवाइड ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। एना फ्रैंक बोलती है मुझे भी पसंद नहीं है कि लंबी चौड़ी स्टोरी बताना, पर मैं थोड़ा सा तो मुझे बताना पड़ेगा ना आपको कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसके बारे में। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, मतलब वो अपने परिवार का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही है। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। मेरे पापा हैं जो कि अडोरेबल मतलब होता है कि बहुत फेवरेट, अच्छे। आई हैव एवर सीन डिड मैरी माई मदर, उन्होंने उसके पापा ने उसकी मम्मी से शादी कब की? उसके पापा की उम्र थी 36 और मम्मी की एज थी 25। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उसकी जो सिस्टर है मार्गोट, उसका जन्म कब होता है? 1926 में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म होता है 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 साल की थी तब तक हम फ्रैंकफर्ट में ही रहे थे। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अपने देश से इमिग्रेटेड मतलब होता है अपने देश से लेके किसी दूसरे देश में हमेशा के लिए स्थापित हो जाना। तो उसके फादर हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी मम्मी जो थी वो सितंबर में हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वीर सेंट टू एकन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। एकन इज द सिटी विच इज सिचुएटेड इन जर्मनी। जर्मनी में आया हुआ एक शहर है एकन। वहाँ पे जो एना फ्रैंक और मार्गोट उसकी जो सिस्टर थी उसकी ग्रैंड मदर के यहाँ पे रहते थे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और जो दिसंबर आने वाला था उसमें मार्गोट हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मैं भी फेब्रुवरी में जाने वाली थी। फेब्रुवरी में मार्गोट का बर्थडे था। उस टाइम पे मुझे वहाँ पे पेश किया गया जैसे कि मार्गोट के लिए मैं बर्थडे गिफ्ट हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पे पेश किया गया। मतलब मैं जब पहुँची तो मार्गेट को वो बर्थडे गिफ्ट मिला मेरे रूप में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। अब जो एना फ्रैंक है उसने स्टार्टिंग कहाँ से की पढ़ाई की? मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। कब तक पढ़ी? वहाँ पे 6 साल तक। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर कुप्रेस द हेड मास्टर्स। अब एना फ्रैंक फर्स्ट में आई। फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास में। जब वो 6th क्लास में थी तब उसके जो मिस्टर कपरेस हैं, मिसिस कपरेस, वो हेड मिस्टर्स हैं, मतलब जो हेड टीचर हैं मिस्टर कपरेस, वो उसकी क्लास टीचर थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वीयर बोथ इन टीयर एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब ईयर का एंड था तब क्लास चेंज होने वाली थी, तब उन दोनों के आंखों में आंसू था और दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे थे, मतलब दुखी हो रहे थे। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. समर का टाइम था 1941 में। मेरी जो ग्रैंड माँ थी मतलब दादी माँ, वो बुखार आया उन्हें और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। इस वजह से जो मेरा बर्थडे था वो छोटे से सेलिब्रेशन से बनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ग्रैंड माँ की डेथ हो गई 1942 में और मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी और वह भी मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझे उनकी याद भी आती थी, पर ये किसी को पता नहीं था। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। जो मेरा बर्थडे था 1942 में, अब 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो मनाया गया और उसमें ग्रैंड माँ के नाम की भी एक कैंडल जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। अब हम चारों अभी तक सही थे।
एंड दैट ब्रिंग मी टू प्रेजेंट एट प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब ये जो अभी तक की आप लोगों ने जो स्टोरी सुनी है, ये एना फ्रैंक ने शॉर्ट स्टोरी बताई अपने लाइफ की। आज से मतलब 20 जून 1942 से अब से हुए डायरी लिखना चालू करेगी। ये स्टोरी उसने इसलिए बताई क्योंकि हम सब लिंक कर सकें उसकी स्टोरी से। तो अब 20 जून 1942 से वो स्टोरी लिखना चालू कर रही है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन टू माई डायरी। सोलेमन मतलब होता है फुली डिवोटेड, मतलब एकदम मैं जो डायरी में लिखूंगी एकदम फुली डिवोटेड, मतलब एक डायरी को अच्छा फ्रेंड मान के सब कुछ उसमें नोट करूंगी। डियरेस्ट किटी, अब उसको डियर मतलब सैटरडे 20 जून 1942 उसका पहला दिन है। आज से वो डायरी लिखना चालू कर रही है। अभी तक उसने हमें बताया अपने जीवन के बारे में। आवर एंटर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फ्रॉम एंड हु विल बी केप्ट बैक। अब मीटिंग होने वाली थी, सारी क्लास में बूटिंग क्वैक मतलब सब लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे से और सब लोग थोड़े नर्वस थे, डर रहे थे सब लोग। द रीज़न, उसका वजह क्या थी, क्योंकि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग होने वाली थी उसमें टीचर डिसाइड करने वाले थे कौन बच्चा इस क्लास में रहेगा और कौन सा बच्चा आगे वाली क्लास में जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। उसमें से आधे बच्चे तो ऐसे थे जो कि शर्त लगा रहे थे, देखते हैं कौन जाता है और कौन रहता है। GN एंड आई लाफ ओवर सेल सिली एट द टू बॉय बिहाइंड अ CN जैकस। हमारे पीछे एक दो बच्चे थे, मतलब जो एना फ्रैंक और उसकी जो फ्रेंड GN बैठे थे उसके बिहाइंड पीछे दो बच्चे बैठे थे, CN और जैकस। वो एक दूसरे से शरत लगा रहे थे और वही शरत लगा रहे थे उसके ऊपर जो एना और GN वो दोनों हंस रहे थे। हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट्स। उन्होंने अमाउंट रखी थी, मतलब अपने हॉलीडे मनाने के लिए जो अमाउंट उनके पास थी उसको भी उन्होंने शर्त में लगा दिया। यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन GS प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट क्लेम दैम डाउन। वो दोनों एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे, क्या तुम पास होगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास होऊंगा, नहीं, ऐसा ऐसा शर्त लगा रहे थे। और इसकी वजह से GN जो उसकी जो फ्रेंड है एना फ्रैंक की, उसे गुस्सा भी आता है। वो उनसे बोलती है तुम शांत हो जाओ। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज। और फिर एना फ्रैंक बोलती यदि तुम मुझे पूछोगी कि कौन पास होगा तो मैं बताती हूँ। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अपनी क्लास में बहुत सारे डमी बच्चे, डमी मतलब डबले, जो पढ़ने में डबले हैं, वो बच्चे हैं। तो कम से कम क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, मतलब 1/4 क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो 1/4 क्लास हमारी इसी क्लास में रह जाएगी। बट टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। पर जो टीचर है उसको कोई जान नहीं सका है, वो अनप्रिडिक्टेबल मतलब उसे कोई पहचान नहीं सकता कि टीचर क्या कर सकती है। टीचर कुछ भी कर सकती है, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो हम पता कर नहीं सकते। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। अब जो एना फ्रैंक बोलती है, जो उसकी फीमेल फ्रेंड थी, जो मतलब जो सारी फ्रेंड्स थी, जो कि गर्ल फ्रेंड थी उसकी, मतलब जो गर्ल्स में उसकी सारी फ्रेंड थी, उसके बारे में एना फ्रैंक को कोई भी चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैक्स। उसे पता था एना फ्रैंक को कि उसकी जो सारी फ्रेंड है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, पर एक सब्जेक्ट में उन लोग को थोड़ी चिंता थी और उस सब्जेक्ट का नाम था मैक्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इट्स वेट अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और हम एक दूसरे को संतावना दे रहे थे, एक दूसरे को हम कह भी रहे थे कि चिंता मत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स। अब एना फ्रैंक बोलती है सबसे मेरे अच्छी बनती है हर एक टीचर से। देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन और 2 वुमेन। टोटल हमारी क्लास में 9 टीचर्स हैं और जिसमें 7 वुमेन है और 2 मैन है। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैक्स। ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशनेड पर्सन है मिस्टर किसिंग, हु टीचेस मैक्स वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मिस्टर किसिंग है जो कि एक टीचर हैं और वो एना फ्रैंक को मैक्स पढ़ाते हैं और वो थोड़ा एना फ्रैंक से चिढ़ते भी हैं क्योंकि एना फ्रैंक जो थी वो बहुत बातें करती है। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइनेड मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट इज चैटरबॉक्स। उन्होंने मुझे बहुत सारी वार्निंग भी दी कि बातें मत करो, पर मैं मानी नहीं और लास्ट में फाइनली उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दे दिया लिखने के लिए जिसका नाम था चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मतलब बहुत सारी बातें करने वाला बॉक्स। द चैटरबॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर। अब मैं सोच रही थी मैं उसके बारे में क्या लिखूँ, चलो कोई बात नहीं, बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। और मैंने सोचा
और उसे मैंने अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया। टक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसे मैंने अपने बैग में डाल दिया और मैं चुपचाप बैठने का ट्राई करने लगी। दैट इवनिंग्स आफ्टर आई डिड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज। उस इवनिंग मैंने सारा होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया और फिर मेरी नज़र उस ऐसे पे गई जो मुझे लिखना था चैटर बॉक्स के ऊपर। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन। जो मेरी पेन थी उसका जो ढक्कन था उसे मैं चबा रही थी और सोच रही थी क्या लिखूं उसके बारे में। एनी वन कुड रैम्बल ऑन लिव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ द टॉकिंग। अब एना फ्रैंक बोल रही थी कि मैं लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकती थी, कि बहुत सारे बड़े बड़े अक्षर में स्पेस छोड़ छोड़ के बहुत कुछ लिख सकती थी, पर मुझे ऐसा लिखना था कि मैं टीचर को कन्विंस कर सकूं कि बातें करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड सडनली आई हैव एन आइडिया। और मैं सोच रही थी और अचानक से मुझे एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइनेड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। और मैंने 3 पेज का नोट्स लिख दिए, 3 पेज का ऐसे लिख दिया। मिस्टर कीजिंग ने साइन की और सेटिस्फाइड हुए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्टेट। मैंने उनसे आर्ग्यू भी किया, उन्होंने मुझे कुछ पूछा और मैंने आर्ग्यू किया कि जो बातें करना वो स्टूडेंट्स का अधिकार है, उनकी आदतें हैं। दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट्स अंडर कंट्रोल। मैं ट्राई करूँगी कि मैं बातें ना करूँ, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज। पर मुझे लगता नहीं है कि मैं इससे निरोगी हो पाऊँगी, मतलब बातें करना मैं बंद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी है वो भी बहुत बातें करती हैं। आई डिड इफ़ नॉट मोर दैट देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। शायद मुझे ऐसा लगता है ये पेरेंट्स से मिला हुआ, पेरेंट्स से जो मिलती इनहेरिटेड मतलब होता है जो हमें अपने पेरेंट्स से आदत मिली हुई हो, मुझे लगता है वो मेरी इनहेरिटेड ट्रेड्स है, इसकी वजह से मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मिस्टर कीजिंग हैड गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन। मिस्टर कीजिंग मेरे पे हंसने लगे मेरे आर्ग्यूमेंट पे, और जब दूसरी बार मैंने बातें की ही असाइनेड मी सेकेंड ऐसे। मैं चुप होने का ट्राई किया पर मैंने बातें की तो मुझे मिस्टर किसिंग ने फिर से सेकेंड ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकरिजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जिसे हम सुधार नहीं सकते, मतलब इनकरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन। मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, during the 3rd lessons, I did finally had enough Anna Franks as a punishment for talking in class citing and as a entitled it quack 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 said Mr. Chatterbox. अब उन्हें इनकरिजिबल चैटरबॉक्स दे दिया था, किसको? एना फ्रैंक को ये ऐसे लिखने के लिए दे दिया था। उसने वो ऐसे भी कंप्लीट कर दिया था, 2 whole lessons उसने कंप्लीट किए थे और उन्हें दे दिया था। ड्यूरिंग द 3rd lesson आई डिड फाइनली हैड इनफ। अब मैं थक चुकी थी, बहुत हो चुका था ये लिखना। एना फ्रैंक इज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग क्लास राइट एंड ऐसे। फिर से उसने बातें की तो उन्हें जो एना फ्रैंक है उसको 3rd ऐसे दे दिया, क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स ऐसा दे दिया। द क्लास सॉरेड, सारी क्लास हंसने लगी। आई हैड टू लाफ, एना फ्रैंक बोलती मैं भी हंसने लगी। थॉ आई डिड नियरली एक्सिस्टेड एंड माई इंज्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब एना फ्रैंक बोलती है जो चैटरबॉक्स नाम का शब्द है उसके ऊपर जितना आइडिया मेरे पास था मैंने सब कुछ लिख दिया था। इट वॉज ए टाइम टू कम अप विथ समथिंग एलिस। अब मुझे कुछ और लाना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके दिमाग में जो आइडिया था, जो क्रिएटिविटी थी, वो सारी उसने चैटर बॉक्स के ऊपर लिख दी थी। इट वॉज ए टाइम टू कम अप विथ समथिंग एलिस। अब वो सोच रही थी कुछ नया लाना पड़ेगा, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सना, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सना, हु इज़ गुड एट पोएट्री, वो पोएम लिखने में बहुत अच्छी थी। ऑफर इट टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ पोएम लिखने में। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राई टू प्ले ए जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। ये रिडिकुलस मतलब होता है फनी। उन्होंने जो पोएम लिखी थी शायद वो फनी पोएम होगी, इसीलिए वो बोलते हैं ये रिडिकुलस सब्जेक्ट है जिसपे मिस्टर किसिंग है वो मेरा मजाक बनाना चाहते हैं, पर मैं उनका मजाक बना दूंगी। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी पोएम खत्म की और बहुत जोरदार पोएम लिखी थी। इट वॉज अबाउट मदर डक एंड फादर स्वन विथ 3 baby डकलिंग हु वीर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ये किसकी स्टोरी थी? मदर डक की थी और फादर स्वन की थी, जिसके 3 baby डकलिंग थे, और जो बेबी डकलिंग थे वो काफ़ी क्वैक क्वैक करते थे
उसकी वजह से उसके फादर ने उन्हें मार मार के मार दिया था। मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग एट हिज कमेंट्स। उन्होंने वो पोएम पढ़ी और उन्हें काफ़ी पसंद भी आई और उन्होंने उसके अपने कमेंट्स भी ऐड किए टू सेवरल अदर क्लासेस, और बाकी की क्लास में उस पोएम को सुनाया। सिंस आई बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे बातें करने की छूट मिल गई, अब मैं बातें कर सकती हूँ, और उन्होंने मुझे कोई दूसरा भी ऐसे लिखने के लिए और असाइनमेंट दिया नहीं। ऑन द कंट्ररी मिस्टर कजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दिस डे। अब ये मेरी आदत जो थी मतलब बातें करने की, इसकी वजह से जो मिस्टर किसिंग थे उनका जो नेचर था, अब वो जोक करते थे, मतलब जोकिंग वे हो गया था, अब वो भी बातें करने लगे थे। योर एनास एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल विथ स्लाइट एडप्शन। और ये जो एक छोटा सा चैप्टर है जो कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल में से लिया गया है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कह सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।